नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। ज्ञानेश कुमार के कितने खेल? क्या भारत में कोई ऐसा योग्य व्यक्ति है जो इनके सारे खेलों की गिनती कर दे? मुझे अगर खुद के बारे में करना हो ये फैसला तो मैं नहीं गिन पाऊंगा। इंडियन एक्सप्रेस ने एक नए खेल का खुलासा किया है, व्हाट्सएप वाला खेल। सोचिए, इस देश का मुख्य चुनाव आयुक्त व्हाट्सएप पर खेल रहा है देश के साथ। और ज्ञानेश का ये व्हाट्सएप वाला खेल पूरी तरह पकड़ा गया है। चुनाव आयोग में इस खेल के पकड़े जाने के बाद हड़कंप है। चुनाव आयोग में इसलिए है क्योंकि ज्ञानेश ने अपने साथी और करीब-करीब समकक्ष अफसर का नोट उड़ा दिया। ये नोट करेंसी वाला नोट नहीं है। जो नोटिंग्स होती हैं, नोट लिखा जाता है, कोई भी प्रोसेस जब चलता है तो उसमें अपने-अपने नोट्स लिखे जाते हैं। वो व्हाट्सएप पर ही उड़ा दिया। जब फाइनल तैयार हुआ ड्राफ्ट प्रक्रिया का, तो उसमें से साथी चुनाव आयुक्त, मैं साथी अफसर कह रहा हूं तो क्लियर नहीं होगा, साथी चुनाव आयुक्त संधू संधू के पॉइंट्स गायब थे। अब ये पूरे मामले के ये पूरे खुलासे पर अगर, हालांकि इस देश में कुछ होने वाला अब नहीं है, लगता नहीं है कई बार कि कुछ होगा, लेकिन अगर इस खुलासे पर आगे बात बढ़ी तो इसकी चपेट में साहेब भी आएंगे। देखिए, निर्वाचन आयोग जो है ना, इस निर्वाचन आयोग को गठित करने की एक प्रक्रिया बनी, कई बार तब्दीलियां आई। अब उन तब्दीलियों पर हम आएंगे और खबर पर आएंगे, उससे पहले हेमंत जी को लाएंगे। लाइए भैया स्क्रीन पर। हेमंत भाई, स्वागत है। इसलिए मामला गंभीर होता है कि ये सुकुमार सेन का दौर नहीं था। 1989 तक निर्वाचन आयोग में एक ही चुनाव आयुक्त होता था। उसके बाद 3 चुनाव आयुक्त के प्रावधान आए, मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त। 1993 में ये 3 सदस्यीय आयोग हो गया। जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, 6 वर्ष का कार्यकाल या 65 साल, और बाकी का 62 साल। लेकिन इनको माना जाता है समकक्ष, मतलब 3, करीब-करीब 3 समकक्ष में से एक चीफ। अब जब कोई भी प्रोसेस होता है एसआईआर के लिए, आप लोग थोड़ा-सा फ्लैशबैक में याद करिएगा। हेमंत जी, जो आप याद करेंगे उसको अभी आगे बता देंगे। जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई, बहुत सारी आरटीआई डाली, सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगने के लिए कि 2003 वाला क्या था, जरा वो दिखा दो। आप जब ये शुरू किए एसआईआर, तो इस एसआईआर के लिए मीटिंग कितनी हुई, कौन-कौन सी मीटिंग हुई, बिना मीटिंग के थोड़ा ना, कई बार मीटिंग होती है, मिनट्स बनते हैं, बहुत सारी प्रोसेस होता है। तो मीटिंग कितनी बार हुई इस एसआईआर के लिए, या घर बैठे खाना खाते समय सोचे कि चलो कल एसआईआर करवाते हैं, ऐसा हुआ, क्या हुआ? हर आरटीआई का जवाब एक आया कि ये हमारे पास अभी है नहीं कुछ, या कई बार आया इसका जवाब अभी तैयार करने में वक्त लगेगा। मतलब अलग-अलग टाइप के, इस टाइप के जोक टाइप के जवाब आए। अब जब मामला खुला तो पता चला व्हाट्सएप पे सारा तैयारी हुआ था भाई, व्हाट्सएप पे तैयारी हुआ। अब आप सोच लीजिए देश कैसे चल रहा है। व्हाट्सएप पे मजाक-मजाक में मान लीजिए, हालाँकि अब इस दौर में तो ये सब मुमकिन ही नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि हमको और हेमंत भाई को चुनाव करवाना है इस देश का, इस देश के नीति निर्धारक हम हो गए। व्हाट्सएप पर हेमंत भाई ने भेजा कुछ, हमने भेजा, व्हाट्सएप पर देखा और वहीं पर डन कर दिया और देश पे थोप दिया। व्हाट्सएप से चलेगा। अब चलते हैं हेमंत जी के पास, खबर दिखा के आपको हेडलाइंस दिखा दें। लाइए खबर लाइए। In writing, Election Commissioner Sandhu cautioned against harassment of genuine citizens. Final SIR order dropped mention of Citizenship Act. इन राइटिंग मतलब लिखित में वर्बली नहीं, लिखित में चुनाव आयुक्त संधू ने
जेन्युइन सिटीजन्स जो वैध नागरिक हैं उनके हैरेसमेंट को लेकर के चेतावनी दी थी। जो हैरेसमेंट हो रहा है वो तो खाली सिटीजन्स की बात किए थे, यहां तो वर्कर्स का भी हैरेसमेंट हो रहा है, उसको लेकर चेतावनी दी थी। लेकिन फाइनल एसआईआर ऑर्डर जब आया तो उसमें ड्रॉप कर दिया गया, इसको व्हाट्सएप खेल लिया गया। आगे बढ़िए, देखिए एसआईआर पर नियत चुनाव आयुक्त संधू के इस पॉइंट को आयोग ने अंतिम आदेश में उड़ा दिया। और किसने? आयोग ने नहीं। आयोग कौन होता है? संधू का पॉइंट कौन उड़ाएगा? आयोग का प्यून उड़ाएगा कि बाबू उड़ाएगा? ये लिखने में थोड़ा सा हेडलाइन लिखा है, अच्छी खबरें लिखने वाली जगहों पर भी कई बार चूक हो जाती है। और वो चूक कैसे होती है, जानबूझकर अनजाने में, ये मैं नहीं टिप्पणी करूंगा। लेकिन आयोग कौन? चुनाव आयुक्त के की नोटिंग को, पॉइंट को कौन उड़ाएगा सिवाय मुख्य चुनाव आयुक्त यानी ज्ञानेश कुमार के। अगले लाइए, अखबार के पूरा दिखाइए जो एक्सप्रेस ने छापा है। तब तक हेमंत जी भी आ जाएंगे। हेमंत जी भी दूरी, कुछ इतनी दूरी पर है वो जो है कि नेटवर्क बहुत बाधित हो रहा है वहां से। ये देखिए, इन राइटिंग कमिश्नर संधू कासन्ड अगेंस्ट हैरेसमेंट ऑफ जेन्युइन सिटीजन्स। इसको फुल दिखाइए भाई, फुल दिखाइए, लोग पढ़ पाए। ये तो हमने आपको हेडलाइन बता दी थी। इसमें आप नीचे देखेंगे तो इसमें बिल्कुल क्लियर कट लिखा है, व्हाई ईसी नोट वाज अर्ली वार्निंग सिटीजनशिप बिकेम की इशू इन एससी। सुप्रीम कोर्ट में यही की इशू हो गया आज की तारीख में, सिटीजनशिप वाला ही उसी की आड़ में छिपा भी जा रहा है और उसी के रास्ते से बढ़ा भी जा रहा है। अब ये हो गया सारा। अब हेमंत जी को जोड़िए, फटाफट लाइए हेमंत जी को स्क्रीन पर। अब सीधा उन्हीं के पास चलते हैं, लाइए स्क्रीन पर हेमंत भाई बस सीधा, क्योंकि नेटवर्क में ही बहुत दिक्कतें आ रही हैं। तो इन दिक्कतों के बीच में अब हम लोग तो व्हाट्सएप से फैसले नहीं ले पाएंगे, हमको तो स्क्रीन पर आना पड़ेगा बोलने के लिए। ये जरा पूरा मामला एक एक कड़ी शुरुआत से कैसे हुआ, क्या पॉइंट्स उन्होंने लिखे रिटर्न में, क्या क्वेश्चन किया, चेतावनी किया, कैसे हटा दिया, जो पहले पूरी खबर ही समझा दीजिए। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। एक तो माफ कीजिएगा, थोड़ा नेटवर्क का इशू है थोड़ा सा यहाँ पे। कोशिश करूंगा कि जितना डिटेल में बात हो सके साफ सुथरी। देखिए आशीष भाई, एक चीज आपको माननी पड़ेगी, जैसा आपने इंट्रो में कहा कि इस सारे प्रकरण के अंदर जो आदेश हुआ है एसआईआर का, उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त जो ज्ञानेश गुप्ता है वो एक बार फिर से बुरे तरीके से एक्सपोज हुए हैं। और इस बार वो एक्सपोज हुए हैं अपने ही साथी जो चुनाव आयुक्त हैं, सीनियर चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू साहब की असमिति की एक टिप्पणी ने उनको एक्सपोज किया है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कोर्ट एंड कोर्ट में जाना। मैं अपनी तरफ से इसमें कोई शब्द नहीं जोड़ना चाहूंगा क्योंकि फाइलों का मामला है ये। तो आपको ध्यान होगा 24 जून 2025 को एसआईआर आदेश आया था। उसके जो ड्राफ्ट प्रपोजल होती है ना तीनों कमिश्नर्स के पास कि भाई ये हम करना चाहते हैं, तो उसके ड्राफ्ट में संधू साहब ने एक नोट जोड़ा था, सुखबीर सिंह संधू साहब ने। और एक चीज और बता दूं, जैसा आप शुरू में कह रहे थे, जो ज्ञानेश गुप्ता है वो मुख्य चुनाव आयुक्त अवश्य है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो जो दोनों बाकी चुनाव आयुक्त हैं, चाहे वो जोशी हो चाहे संधू साहब हो, उनके वो बॉस नहीं है। ही इज फर्स्ट अमंगस्ट इक्वल्स, राइट। जब किसी भी मुद्दे पर वोटिंग की बात आएगी तो तीनों के वोट का अधिकार सेम होगा। यानी कि अगर मान लीजिए दूसरे और तीसरे नंबर के संधू साहब और जोशी साहब किसी मामले पे डाइसेंट करते हैं ज्ञानेश गुप्ता से, तो ज्ञानेश गुप्ता की बात रिजेक्ट हो जाएगी, उन दोनों की मानी जाएगी मेजोरिटी व्यू में। एक तो इस बात का हमेशा दर्शक ध्यान रखें। तो उन्होंने क्या कहा 24 जून 2025 को एसआईआर आदेश के ड्राफ्ट में, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं कोट कर रहा हूं उनको। सच्चे मतदाताओं यानी कि जेन्युइन वोटर्स ऑब्लिक नागरिकों, विशेष रूप से बुजुर्गों, बीमारों, दिव्यांगों, गरीबों और अन्य कमजोर समूहों को उत्पीड़ित महसूस ना हो, कोट एंड कोट, कि प्रोसेस ऐसा हो कि हरासमेंट ना हो इन सारे वल्नरेबल सेक्शंस के प्रति, जिसमें उन्होंने बाकायदा लिखा सच्चे मतदाता, जेन्युइन वोटर्स, नागरिकों, विशेष रूप से बुजुर्गों, बीमारों, दिव्यांगों, गरीबों और अन्य कमजोर समूहों को उत्पीड़ित महसूस ना हो। ये उनकी जो टिप्पणी है वो क्या कहती है कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान उत्पीड़न से बचाव पर खास जोर दिया जाए, मतलब उस फॉर्मेलिटीज के चक्कर में किसी की दुर्गति ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाए, ये उन्होंने
कहा आपने नोट के अंदर। हालांकि पैरा 13 पैरा में जो है संधू की चिंताओं का कुछ हिस्सा शामिल किया गया, यानी कि जो फाइनल नोट आया, जिसका ऑर्डर आया जो, उसमें उनकी कुछ चिंताओं को शामिल कर लिया सिंबॉलिकली, जैसे कि कमजोर वर्गों को सुविधा देना, वॉलंटियर्स तैनात करना, लेकिन नागरिक शब्द गायब कर दिया गया। सोचिए आप, असली खेल क्या है? नागरिक शब्द। और उसको कैसे गायब किया गया? वो वाक्य ही पूरा नहीं किया। आप कल्पना कर सकते हैं किसी सरकारी फाइल की नोटिंग में कोई सेंटेंस पूरा ना हो, और वो भी एसआईआर जैसा इशू, डॉट डॉट करके कॉलन लगाया और उसके बाद उसको खुला छोड़ दिया गया, नागरिकों का जिक्र गायब कर दिया गया। तो ज्ञानेश की जो ये तिकड़म, अच्छा उसके बाद ये जो ड्राफ्ट था, आप हैरान हो जाएंगे, जैसे आपने कहा इंट्रो में, जो इन्होंने जो ड्राफ्ट जारी किया वो व्हाट्सएप के ऊपर अप्रूव हुआ, फाइल नहीं आई दोबारा, व्हाट्सएप पे अप्रूव कर दिया गया, यानी कि सारा काम अब व्हाट्सएप के जरिए खेल चल रहा है। जबकि हार्ड कॉपी की फाइल पे तीनों कमिश्नरों के साइन होने चाहिए, तब वो कोई पॉलिसी बनेगी। लेटर ऑर्डर बेशक कमीशन के सेक्रेटरी की तरफ से आता है, लेकिन फाइल पे तीनों इलेक्शन कमिश्नर्स के साइन होते हैं। लेकिन ये ड्राफ्ट व्हाट्सएप पे अप्रूव किया गया। तो ज्ञानेश गुप्ता की ये तिकड़म क्या बता रही है? ये बता रही है कि वहां की फंक्शनिंग कैसी चल रही है, कैसे उसको हांका जा रहा है, डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग नहीं है। जब उन्होंने नागरिकों शब्द यूज किया तो आपने किस अथॉरिटी के साथ हटाया उनको, या क्या उन्होंने उस ड्राफ्ट को आपने नोट वापस रेफर बैक किया उनको? जवाब है ना। सीधा सीधा ऑर्डर कर दिया गया पैरा 13 में, संधू की कुछ बातों को ले लिया ताकि ये भी ना लगे कि कोई गड़बड़ हो जाए, और चुपके से उसको जारी कर दिया गया। अब समस्या आशीष भाई, जो आपने बात की, बात उससे कहीं आगे की है, और उसकी गंभीरता को समझना पड़ेगा अपने को। मोदी के राज में चुनाव आयोग में क्या क्या हुआ, ये मुझे आपको बताने की जरूरत है, लेकिन दर्शकों को याद दिलाना जरूरी है। यहां पर एक अरुण गोयल नाम के साहब आए थे चुनाव आयोग में, याद होगा आपको, राजीव अग्रवाल के समय में। किस तरीके से इसी सरकार ने उनको नियुक्त किया, और राजीव अग्रवाल ने चुपके से ऊपर बात करके किस तरीके से उनको ईज आउट कर दिया, आज तक किसी को नहीं पता। ठीक, चुनाव आयुक्त के पद से उनकी विदाई होगी, चुपचाप इस्तीफा देकर के वो चले गए। आज तक कारण नहीं पता, मुझे आपको तो पता है, हमने तो कई बार चर्चा भी की कि किस तरीके से कथित तौर पर यह कहा गया कि ये अरुण गोयल मेरी बात नहीं मान रहा। ठीक, और जो हमारा जो भी चीजें पर्पज है, एजेंडे हैं, उनको पूरा करने में मुझे दिक्कत आ सकती है। और उसके बाद एकाएक, कहीं कोई रिकॉर्ड पे कोई चीज नहीं है, उसके बाद एकाएक अरुण गोयल की आशीष भाई विदाई हो जाती है। एक उदाहरण ये है मोदी के राज में। और 2019 का तो कौन भूल सकता है, जब अशोक लवासा साहब, जो कि वुड बी सीईसी थे, याद होगा आपको, चुनाव के दौरान उन्होंने क्या कह दिया था? उन्होंने कहा था कि जो ये शहीदों के नाम पर वोट मांगना, पुलवामा के शहीदों के नाम पे, इस पर नोटिस दिया जाना चाहिए प्रधानमंत्री को, फाइल पे लिखा उन्होंने। उन दोनों ने उसको नहीं माना, तो इन्होंने कहा, लवासा साहब ने, कि मेरा जो डाइसेंट नोट है उसको पब्लिक किया जाए। ठीक, ना तो कमीशन की कोई मीटिंग होने दी गई और ना डाइसेंट नोट पब्लिक हुआ। और उसके बाद क्या हुआ, अपने आपको याद है, अशोक लवासा साहब का इस्तीफा हुआ, और उनके पूरे परिवार का सीबीआई ने जिस तरीके से जो भी कुछ किया, बाकी जो अधिकारियों का, तो उनके परिवार के साथ वो किया गया। तो आप कल्पना ये करिए, केवल मैं इस बात को क्यों बताया मैंने आपने, कि संधू साहब ने बाकायदा उसमें अपनी प्रपोजल लिखी नागरिकों के साथ। ठीक, नागरिक शब्द गायब कर दिया गया। उसके बावजूद जब ये ड्राफ्ट अप्रूवल हो गया और उसमें से वो शब्द गायब हो गया, तो संधू साहब ने सवाल पूछे कि नहीं? जवाब है ना। अपनी ही बात को ना माने जाने पर चुप क्यों हुए संधू साहब? सवाल आएगा कि नहीं आएगा? ये, इस सवाल को किसी ने नहीं पकड़ा अब तक। सीधा सवाल ये है कि जब उनकी बात का पार्टली यूज कर लिया गया, उनके सजेशन को इनकॉर्पोरेट किया गया और पार्टली उसको छोड़ दिया गया, और वो वाक्य भी अधूरा छोड़ दिया गया, इसका मतलब आप क्या समझेंगे? इसका मतलब तो ये है कि किसी एक व्यक्ति के विम्स और फैंसीज के ऊपर चुनाव आयोग चल रहा है, और नागरिक शब्द लेने में क्या दिक्कत थी? ये सारी चीज बेसिकली ये टेक्निकल इश्यू है, और इसको सारे को अगर इसकी सही तरीके से जांच हो जाए तो सारे खेल का खुलासा हो जाएगा। और ये खबर कब आई है ये जानना बड़ा महत्वपूर्ण है। आज की तारीख में ये खबर आई। ठीक, पार्लियामेंट सेशन में चल रही है, सरकार एसआईआर पे डिस्कशन को जानबूझ के अवॉइड कर रही है। अब आप समझ लीजिए सरकार क्यों अवॉइड कर रही है। जब चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह ने आदेश जारी होने के समय सतर्क कर दिया था, उस पॉइंट को चुपचाप क्यों हटाया ज्ञानेश गुप्ता ने? सवाल केवल इतना है। उस टिप्पणी को हटाया गया, और इससे पता चलता है कि ज्ञानेश गुप्ता की नीयत क्या थी और संधू साहब की नीयत क्या थी। या इसमें कोई शक बचा आपको?
उन्होंने जब अपने आदेश में स्पष्ट लिखा कि नागरिकों, विशेष रूप से वृद्ध, तो नागरिक शब्द क्यों हटाया गया? ये स्पष्ट रूप से वो उस प्रक्रिया की ओर इशारा था जिसमें सभी मौजूदा मतदाताओं को गणना फार्म भरना था और कुछ श्रेणियों को अपनी पात्रता साबित करने के लिए दस्तावेज जमा करने थे। इसलिए तो संधू साहब कह रहे थे वो बात, लेकिन संधू की टिप्पणी को हटाया गया। ज्ञानेश ने उस फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए। जिस तेजी के साथ ये किया गया, उसी दिन व्हाट्सएप पे ड्राफ्ट अप्रूव किया गया, वो तो कुछ और कह रहा है। उसमें एक महत्वपूर्ण संशोधन किया आपने कुली की बात पर, और जो संधू साहब की जो टिप्पणी का मूल सरोकार था, यानी कि नागरिक, वो गायब कैसे हुआ? सवाल ये है ना। तो आयोग का संवैधानिक दायित्व है कि भारत के संविधान और नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता अधिनियम के अनुसार केवल नागरिकों के ही नाम मतदाता सूची में शामिल हो। नागरिकता अधिनियम में 2005 में महत्वपूर्ण संशोधन हुआ था, पता है सारे देश को, और उसके बाद देश में कहीं भी कोई गहन संशोधन नहीं किया गया था। ये सच बात है। लेकिन अंतिम आदेश में नागरिकता अधिनियम और 2003 में पारित और 4 से लागू संशोधन के सभी संदर्भ क्यों हटाए गए? सवाल ये है ना। हाँ, इस संदर्भ को क्यों हटाया गया? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये सुप्रीम कोर्ट में यही सब हटाने का खेल चल रहा है। इसको हटाए जाने का अगर ये लगा होता, ये 2003 वाला होता, नागरिकता संशोधन होता, ये सब अगर लगा होता, तो आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट में जो रास्ता, ये रास्ता सब भगने का पहले से तैयार किए हुए हैं। अच्छा, एक बात और भी इसमें जोड़नी होगी। ये मामला जो व्हाट्सएप पर हुआ, एक तो संधू साहब जो हैं, मैं बता दूं इनके लिए, अब हम लोग शुभकामना दे सकते हैं। पता नहीं कब इनका इस्तीफा हो जाए इस रिपोर्ट के आने के बाद, तो शुभकामनाएं दे सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते इसके अलावा। संधू 1988 बैच के आईएएस हैं। ज्ञानेश भी, अभी जो बात मैंने कही, हेमंत जी ने कही, वो बात बहुत क्लियर कि ये इक्विवेलेंट, इसमें बॉस वॉस नहीं है कोई कि बॉस ज्ञानेश कुमार सीईसी बने हैं। उनकी खूबी ये रही कि वो कोऑपरेटिव सहकारिता मंत्रालय में सचिव थे और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह। तो वहां पर उन्होंने झंडा गाड़ दिया था वफादारी का, इसीलिए वो मुख्य चुनाव आयुक्त था। 1988 बैच के आईएएस हैं ज्ञानेश कुमार। अब अगर करियर वाइज देखा जाए, संधू साहब भी 1988 बैच के आईएएस, जोशी जी 1989 बैच के हैं, तो वो एक साल जूनियर हैं। ये दोनों एक ही बैच के आईएएस हैं। पहली चीज, उम्र में जाएंगे इसके बैच के अलावा, तो उम्र में संधू ज्ञानेश कुमार से बड़े हैं उम्र में, बैच एक है। यहां पर कहीं से ऐसा भी नहीं है कि इक्विवेलेंट है, लेकिन संधू की जूनियरिटी है, थोड़ा बाद के आईएएस, साल 2 साल बाद के, तो थोड़ा सा चल जाता है। ऐसे चलने वाले का नहीं है, उम्र में बड़े हैं, बैच सेम। और नोटिंग जो थी, वो नोटिंग में जो नागरिक शब्द को हटाना है ना, एक शब्दों का, वो तो कहेंगे इससे क्या फर्क पड़ता है एसआईआर पर, आपके एक शब्द से एसओपी बदल जाएगी। क्या एसआईआर की एसओपी बनी है? आज इसी बात पर जब व्हाट्सएप पर ये ड्राफ्ट फाइनल हुआ, आदेश फाइनल हुआ, अप्रूवल मिला, तो क्या इतने बड़े एक्सरसाइज की एसओपी बनी है? बिना एसओपी के इतना बड़ा एक्सरसाइज कैसे हो रही है? एसओपी जब बनती तो एसओपी में पॉइंट वाइज, एक पॉइंट में, एक पॉइंट में 3-3 जो है सब पॉइंट्स होते हैं, एक पॉइंट में। एसओपी में ये तक क्लियर होता है कि जिस वॉलेंटियर को आपने लिख दिया ऑब्लिक वॉलेंटियर होंगे। जब एसओपी बनती तो वॉलेंटियर्स की क्राइटेरिया तय होती है उसमें। ये 140 करोड़ 143 करोड़ के देश में आप कोई भी काम कर रहे हैं जिसमें 143 करोड़ लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। 100 करोड़ तो मतदाता है सीधे सीधे, बाकी 43 करोड़ बाल बच्चे परिवार सब है उसमें। 100 करोड़ लोगों के लिए एक्सरसाइज, हमको लगता है दुनिया की सबसे बड़ी एक्सरसाइज है ना हेमंत भाई? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, चुनावी एक्सरसाइज सबसे बड़ी। आशीष भाई मुझे 1 मिनट और दीजिए, थोड़ा सा मैं वो पूरा कर दूं, मेरा थोड़ा बीच में रह गया। जैसा मैंने कहा, अंतिम आदेश में आशीष भाई नागरिकता अधिनियम और 2003 में पारित और 4 में लागू संशोधनों के सभी संदर्भ हटाए गए, और उसकी जगह लिखा क्या गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं कोट अनकोट कर रहा हूं। चूंकि संविधान के अनुच्छेद 326 में निर्धारित मूलभूत शर्तों में से एक यह है कि मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के लिए व्यक्ति का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। फलस्वरूप आयोग का संवैधानिक दायित्व है कि केवल नागरिक ही, और उसके बाद खुला छोड़ दिया गया, डॉट डॉट डॉट, केवल नागरिक ही
यह पैरा अचानक बीच में ही खत्म हो जाता है, वाक्य सेमीकोलन के बाद अधूरा छोड़ दिया जाता है। 24 जून से अब तक चुनाव आयोग ने इस अधूरी लाइन पर ना तो कोई टिप्पणी की और ना ये बताया कि लाइन अधूरी किस मंशा से छोड़ी गई है, क्यों छोड़ी गई है। इतने बड़े देश के अंदर इतनी बड़ी एक्साइज आप कर रहे हो और वाक्य अधूरा छोड़ रहे हो आदेश के अंदर, जबकि आपको पता है कि ये 100% सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और जा रहा है, लगातार बहस हो रही है, उससे बचने की कोशिश की जा रही है। ये सारी की सारी बात आपको देखिएगा कि ये वैसे नहीं है, इसके पीछे पूरी की पूरी एक मंशा है और उस मंशा को जिस भी रूप में कोई ले, एक बात बड़ी साफ है कि विम्स और फैंसी के जरिए ये चलाया जा रहा है चुनाव आयोग। इसमें अब तो कोई गुंजाइश नहीं बची ना। अब सवाल केवल इतना आता है, आपने जो एक बात कही, एज का जिक्र किया आपने, बैच का जिक्र किया, आशीष भाई जितने भी संवैधानिक संस्थाएं होती हैं इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में कौन, सूर्यकांत शर्मा चीफ जस्टिस। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको उदाहरण के तौर पे, मैंने शुरू में चुनाव आयोग का बताया आपको, चुनाव आयोग हो, सूचना आयोग हो, कोई भी ऐसी क्वासी जुडिशियल वो हो या सुप्रीम कोर्ट हो, मान लीजिए 5 जजों की बेंच है, तो सीनियर मोस्ट तो स्वाभाविक आपको सीजीआई है, ठीक। उसके बाद मान लीजिए नंबर 2 है उस बेंच में और 3 लोग बहुत जूनियर है सुप्रीम कोर्ट की सीनियरिटी में, मान लीजिए, और टॉप 2 जज किसी फैसले पे डाइसेंट करते हैं और वो 3 लोग एक फैसला देते हैं, तो फैसला उन 3 लोगों का माना जाएगा, सूर्यकांत शर्मा का और सीनियर मोस्ट का नहीं माना जाएगा। संवैधानिक संस्था वो 3-2 में फैसला होगा और मेजोरिटी जजमेंट किसका होगा, जूनियर्स का। ये स्टेटेड पोजीशन है हमारे संविधान के अंदर, और सूर्यकांत भी वहां पर फर्स्ट अमंगस्ट इक्वल्स है, कोई भी जो अपना सीईसी है वो भी फर्स्ट अमंगस्ट इक्वल्स है, इंफॉर्मेशन कमीशन है वहां भी फर्स्ट अमंगस्ट इक्वल्स सीआईसी। ये चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। तो ये बेसिकली जो चुनाव आयोग में नागरिकता और ये सारे खेल जो चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो कॉलम और सेमीकोलन का खेल है जो अधूरा वाक्य है। इसको समझना पड़ेगा और इसके पीछे मंशा क्या है वो अब पता लग जाएगी आपको, क्योंकि अल्टीमेटली चुनाव आयोग की जो सारी कार्यशैली है, कार्यप्रणाली है, उसको लेकर के आपने देखा कल भी हाउस नहीं चला, आज भी नहीं चला, और आज ये कहने की कोशिश की गई पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के द्वारा कि हम उस पर बात करने को तैयार हैं। तो इस पे अगर चर्चा होगी तो सरकार को इसका जवाब देना भारी पड़ेगा, ये मान करके चलिए। जो चुनाव आयोग हमेशा एक इक्वलिटी के हिसाब से चलता था, वो आप सुनील अरोड़ा के समय देख लीजिए, लवासा साहब का क्या हाल हुआ, राजीव अग्रवाल के समय में गोयल साहब का क्या हाल हुआ, और अब एक इक्वल स्टेक होल्डर जो है, जो पावर जिसकी है, संधू साहब, उनके शब्द को अधूरा छोड़ करके और पार्टली उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया गया, और संधू साहब बोले क्यों नहीं, सवाल ये भी आएगा ना, संधू साहब की आधी बात मानी गई, आधी नहीं मानी गई, तो या तो फाइल पे कोई कम्युनिकेशन हुआ, वैसा तो कुछ नहीं है सामने, तो किन परिस्थितियों में किया गया और संधू साहब चुप कैसे रह गए, ये सबसे बड़ी बात है जो इसमें आगे आने वाले समय में सवाल उठेगा। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि संधू ने ये बात उठा करके एक बड़ा खतरा मोल ले लिया है, ना केवल ज्ञानेश गुप्ता की नाराजगी का, बल्कि उन नियोक्ताओं की भी जो जिनको ना सुनने की आदत नहीं है या जिनको नुक्ताचीनी की आदत नहीं है, ये चीज जरूर सामने आएगी। और इसमें मैंने कहा कि साहब भी अगर देखिए, अगर अदालत में सुनवाई ढंग से हो जाए या इस प्रक्रिया पर चर्चा ढंग से हो जाए तो साहेब फंसेंगे, क्योंकि विधि एवं न्याय मंत्रालय और ये निर्वाचन आयोग मिल करके पिछले साल भर में दनादन चीजों किए हैं कि आज विधि एवं न्याय मंत्रालय को चुनाव आयोग ने कहा यहाँ पे बदलाव चाहिए, उनका दन से कर दो बदलाव, आप सीसीटीवी नहीं दिखाना, कर दो इस पे बदलाव, 45 दिन में करना, हाँ रेडी है। तो जब ये सरकार ये व्हाट्सएप पर फैसले नहीं होते, और फिर मैं कर रहा हूँ एसओपी वाली बात भी आएगी कि एसओपी बना है क्या इतने बड़े प्रोसेस के लिए, 100 करोड़ 100 करोड़ मतदाताओं के लिए, कि कैसे आप प्रोसेस शुरू करोगे, कैसे ट्रेनिंग दोगे, वॉलेंटियर कौन होंगे, वॉलेंटियर क्या पॉलिटिकल पार्टी के लोग होंगे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग होंगे, विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल के बजरंगी होंगे, कौन होगा, ये सब उसमें होना चाहिए ना, या सिविल सोसाइटी के लोग होंगे, कुछ तो होगा, कोई भी बस कहीं से भी हाँक करके किनारे कर दोगे। दूसरी बात, ये जहां पर अभी खत्म किया ना हेमंत जी ने, केवल नागरिक ही, उसके आगे में डॉट 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 कोलन वगैरह हो सकता है क्लियर ना हो, डॉट डॉट मतलब उसके आगे बिंदी बिंदी बिंदी, केवल नागरिक ही, बिंदी बिंदी बिंदी। अब केवल नागरिक ही क्या करेंगे, खीर खाएंगे, पूरी खाएंगे,
क्या करेंगे कुछ नहीं लिखा है। अगर सूर्यकांत, मैं फिर कह रहा हूं और पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं सीजीआई साहब, अगर ईमानदारी से इस पर सुनवाई हो जाए ना, तो कटघरे में ज्ञानेश कुमार खड़ा मिलेगा। लेकिन मुझे ये पूरी की मतलब पूरा यकीन है कि अगर ये बात आएगी कि सीजीआई साहब, माय लॉर्ड, ये देखिए लिखा है केवल नागरिक ही डॉट डॉट डॉट, इसको क्या समझे, तो मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं, क्योंकि उनकी न्यायिक क्षमता पर मुझे पूरा भरोसा है, वो यही कहेंगे कि डॉट 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 का मतलब क्या, घुसपैठियों को परमिशन दे दिया जाए, रेड कार्पेट बिछा दिया जाए घुसपैठियों की। आज एक मामले में सुनवाई में उन्होंने कहा कि क्या जो है रोहिंग्या के लिए, घुसपैठियों के लिए रेड कार्पेट बिछा दिया जाए। तो डॉट 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 जब आएगा, तो डॉट 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 पे कि क्या इसका डॉट 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 लगा दिया तो क्या घुसपैठियों को जो है मताधिकार दे दिया जाए। साहब आपको ये काम पॉलिटिशियन का होता है माय लॉर्ड, क्षमा के साथ, ये सब काम पॉलिटिशियन का कि ये है तो क्या ये कर दे। जस्टिस का काम सिर्फ ये है ना कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संविधान को देखे, संविधान के मुताबिक क्या चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये ठेकेदारी ना, ये अमित शाह की है। ये ठेकेदारी आप ले लोगे तो अमित शाह क्या करेंगे, वो सीजीआई बन जाए फिर। ये ठेका पट्टा आप नहीं लोगे ना कि फिर क्या करें, उनके लिए रेड कारपेट बिछा दें, उनके लिए ब्लैक कारपेट बिछा दें, ये आपका काम नहीं है। देश में कोई भी अपना काम नहीं कर रहा है, दूसरे काम कर रहे हैं सब लोग। वो तो हम लोग का प्रयास है कि हम, हेमंत जी, हम लोग अपना काम जो है वही करें, सवाल उठाना। अपना काम छोड़कर बताइए ना हेमंत भाई, मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि सीजीआई मतलब ये जो होता ना कि डायलॉग बाजी टाइप का फील आता है कि क्या ऐसा करने के, आप वही करिए जो कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है, आपको उस पर जजमेंट देना है। आज नहीं कहा कि रेड कारपेट अजय, बिछा दे एक इसी पर, तो मैं कहता हूं उसमें एक लाइन की बिल्कुल सही कहा, घुसपैठियों के लिए हमारे देश में रेड कारपेट नहीं होना चाहिए, लेकिन वहां पर आगे एक लाइन होनी चाहिए कि इस देश का गृह मंत्री क्या कर रहा है, ये घुसपैठिए कैसे आ रहे हैं, क्या रेड कारपेट बिछा रखा है इस देश की सरकार ने। मैं सरकार को अगली बार खड़ा कर दूंगा कटघरे में ना, घुसपैठिए आ रहे हैं तो उनको क्या रोके नहीं, राहुल गांधी जिम्मेदार बता लो, नेहरू बता दो जिम्मेदार। हेमंत भाई कुछ कह रहे थे आप, तब बिल्कुल। खत्म करेंगे। नहीं, मैं वही कह रहा था कि जो आपने जुडिशरी की बात कर रहे थे ना, तो जुडिशरी में केवल एक ही बात आपने बड़ी गजब की कही कि आपको संवैधानिक व्यवस्था के तहत किसी भी चीज के गुण दोष के आधार पर फैसला देना है। उसमें राष्ट्र के नाम संदेश देने का, वर्बल टिप्पणीबाजी करने का, जहां तक हो सके कम से कम जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनको तो अवॉइड ही करना चाहिए ना। रेड कारपेट, येलो कारपेट, व्हाइट कारपेट, इन बातों की बजाय आप केवल उसको उस कसौटी पर कसिए कि संविधान की पोजीशन क्या है। ये तो वर्बल डायरिया है कि वर्बली कुछ कहो और फाइनली कुछ आए, तो वर्बल और फाइनल ऑर्डर के जो बीच का द्वंद है उसी में सारा कंफ्यूजन है। और ये मुझे लगता है शुरुआत ऊपर से होनी चाहिए कि जो टॉप मोस्ट जजेस हैं वो इस बात को एक सुनिश्चित करें कि टिप्पणीबाजी की बजाय सीधे ठोस फैसले में जो भी टिप्पणी हो वो फैसले में फिर परिलक्षित भी हो। फोन पे आप उस पर टिप्पणी में तो आप मुझे धमका रहे हो और फैसले में मुझे शाबाशी दे रहे हो, ये कैसे चलेगा। और ये लगातार हो रहा है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हो रहा है। 2014 के बाद तो आप लगातार ही देख रहे हैं। तो ये अपने आप में एक चिंता का विषय है। हमारा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लिखित संविधान के तरह चलता है, उस तहत चलता है, उसमें कोई इस तरह की चीजों की मुझे लगता है स्थान नहीं होना चाहिए। और टॉप मोस्ट जुडिशरी को इसका संज्ञान लेके एक उदाहरण पेश करना चाहिए कि वी मीन बिजनेस ओनली, काम की बात, नो फालतू बात। ये रहेगा तो मुझे लगता है नए जजेस ज्यादा बेहतर सीख भी पाएंगे और कर भी पाएंगे। वरना तो जो हो रहा है वो तो सारा देश देख ही रहा है पिछले 11.5 साल से। काम की बात करने के पहले लोगों को याद आ जाता है वही अभी आपने बताया ना, लवासा साहब, घर में सारे मेंबर्स निशाने पे आ गए, छापेमारी हुई, मलिक साहब याद आ जाते हैं। मलिक साहब के घर में बेचारे एक बेडरूम के घर में यहाँ दिल्ली में काट दिए, दुनिया से चले गए एक बेडरूम के घर में, उनका लैपटॉप मोबाइल सब उठा लाए, सीबीआई छापा हो गया। तो ये सब जब काम की बात करने होता है ना तो तुरंत याद आ जाता है यार, काम की बात करने में दिक्कत हो सकती है, परिवार भी तो है, काम की बात करने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए सब लफाजी करो, काम की बात नहीं करो। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लोया से लेकर क्या क्या सब याद आता है ना, नाम याद आते हैं, नाम याद आने लगते हैं।
गोगोई का नाम याद आता है, सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, और उसके बाद देखिए क्या क्या याद आएगा। खैर इजाजत दीजिए, देखते हैं, कम से कम चलिए कुछ चीजें, सच्चाई, कुछ अखबार, कुछ मीडिया हाउस थोड़ा ही सही सच्चाई सामने ला रहे हैं, यही खुशी है हमें। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।